क्या उमर साहब की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सरकार नहीं चल रही? उससे बड़ी प्रॉब्लम उमर साहब की ये है कि उनसे पार्टी भी नहीं चल रही। आप 7 वोटों को छोड़िए, ओबराय साहब को एक्स्ट्रा जो वोट पड़ा है वो तो आपके एजेंट ने अप्रूव करके डलवाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा ऐसा एजेंट था कि जिसने वोटों को देखने के बाद भी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े, वो बोला नहीं? आपने वो मैनिफेस्टो तैयार किया जिस मैनिफेस्टो में आपने लोगों को चांद और सितारे दिखाए, लेकिन देने के लिए आपकी झोली में पत्थर भी नहीं है। मारूफ कानूनदा और भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील सेठी साहब भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो बहुत ज़्यादा सूझबूझ समझ रखने वाले लोग हैं उनमें से एक हैं। किसी भी सियासी जमात को दो तरीकों से चलाया जाता है। एक वो तरीका कि आपको वोट लेना है, लेकिन उसके बाद बहुत समझदारी के साथ सरकार चलाने के लिए बहुत से दिमागों की ज़रूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी में वो एक दिमाग एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। सर, ये बताइएगा कि आप चुनी हुई सरकार, मेजॉरिटी के साथ आई सरकार, इतने लोगों ने उसको पसंद किया, पूरे कश्मीर एक जमात के साथ खड़ा है, सरकार बनती है, आप उस सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। देखें, सरकार चलाना किसका काम है? सरकार चलाना मेरा काम तो नहीं है, मेरी पार्टी का काम नहीं है। सरकार चलाना तो उमर साहब का काम है। हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमारा ये रोल बनता है कि अगर सरकार कहीं पे ठीक काम नहीं कर रही है तो सरकार को आईना दिखाना है कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, हम तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रहे हैं। अगर उमर साहब इतनी मेजॉरिटी लेने के बावजूद भी सरकार को नहीं चला रहे हैं तो उनको अपने ग्रेवान में देखना पड़ेगा कि सरकार क्यों चल नहीं रही है। एक बात, क्या उमर साहब की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सरकार नहीं चल रही? उससे बड़ी प्रॉब्लम उमर साहब की यह है कि उनसे पार्टी भी नहीं चल रही। देखिए, उमर साहब की पार्टी के बीच में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार आवाजें बढ़ती जा रही हैं कि जो उमर साहब को पार्टी का लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन जब उमर साहब के बारे में इस तरह की बयानबाजी भी होती है सीनियर पार्टी लीडर्स की तरफ से कि आप लीडर नहीं हो, आप लीडर की तरह काम नहीं कर रहे हो, तो उमर साहब क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक डरा हुआ नेता, एक हारा हुआ नेता जो दिली तौर पे मान चुका है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ये वो उमर साहब का जो है वो चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। ब्लेम करना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को चलाने नहीं दे रही, वो आपकी अपनी कमजोरी को बताता है। देखिए, जब आपने इलेक्शन लड़ा था, पहले इलेक्शन लड़ने से पहले तो आपने कहा कि जब तक स्टेट नहीं बनती मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं। ठीक। फिर आपने यूनियन टेरिटरी के बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए यस कर दिया। जब यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ा गया तो आपको पता था कि आप यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हो और यूनियन टेरिटरी उस मॉडल की है जो कि पुदुचेरी मॉडल है, और उसमें सरकार का कितना रोल होता है, कितनी लिमिटेशन है, ये तो उमर साहब को पता होंगी, ये पता होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ही कोई फैसला किया होगा। उनकी पार्टी में भी ऐसे बड़े लोग हैं जो कि कानूनदान है, जो सोच रखते हैं, जो उमर साहब को गाइड भी कर सकते हैं। अगर उमर साहब उनको सुनते हों तो मुझे सीरियस डाउट है कि वो अपनी पार्टी में जो सीनियर वाइस हैं उसको सुनते भी हैं या नहीं। तो जब आपने एक यूनियन टेरिटरी में, पौंडीचेरी मॉडल की यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया लोगों को, उसी मैनिफेस्टो के ऊपर तो वोट लिया ना, ये मेजॉरिटी तो उसी पे मिली। आपने वो मैनिफेस्टो तैयार किया जिस मैनिफेस्टो में आपने लोगों को चांद और सितारे दिखाए, लेकिन देने के लिए आपकी झोली में पत्थर भी नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि उमर साहब को जो ताकतें उनके पास हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए, लोगों को बेनिफिट देने के लिए काफी हद तक
उमर साहब के पास जो है वो ताकतें हैं जिनसे वो लोगों के लिए काम कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर वो काम करना ही नहीं चाहते तो जबरदस्ती तो कोई उनसे काम करवा नहीं पाएगा। बिल्कुल। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसमें किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नुक्ताचीनी करना हर पॉलिटिकल पार्टी का जो अपोजिशन में है उसका उसका काम है, वो तो हम करते ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच के जो हालात बने हैं, ना हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना हम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, और ना ही हमारा कोई ऐसा मकसद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा जाए। लेकिन सर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपने आप को तोड़ रही है, और उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं इसके साथ बात को अभी क्लोज करूंगा, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच के जो हालात बने हैं वो ये है कि उमर साहब की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट चलाने में हो या पार्टी चलाने में हो, और डॉक्टर फारूक साहब जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जिनकी आज तक जो है वो पार्टी में उस तरह की पकड़ और इज्जत है कि उनके सामने पार्टी में जो है वो कोई बोलता नहीं है, बिखराव नहीं है, उनका फील्ड से हट जाना, ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अंदर से टूट रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही हाल हो रहा है जो पीडीपी का हाल हो चुका है पहले। जी सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि आप जिम्मेदार नहीं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन हालात की वजह से जो बने हुए हैं। राज्यसभा का इलेक्शन होता है जी 4 लोग आपको वोट करते हैं, जी 3 लोगों का वोट जो है वो कैंसिल हो जाता है किसी वजह से, तो 7 लोग जो हैं वो समझिए आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगना तो फिर जायज़ है सर? नहीं, 7 क्यों, 8, 8वां भी है ना जिसको भूल गया आप। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे ओबराय साहब, उनको जीत के लिए तो 30 ही वोट चाहिए थे, जी उनको 31 वोट क्यों पड़े? ठीक है, हाँ, एक तो वोट, 8 लोग हो गए। एक एक्स्ट्रा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है ओबराय साहब को डालने का भी मतलब यही था कि भारतीय जनता पार्टी को जो है उससे फायदा होना ही था। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी होती तो उस एक वोट की वजह से भी तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी। ठीक सर। अब देखें, ये है राज्यसभा के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ तो नहीं लगता है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में एजेंट को दिखा के वोट डालना होता है। कांग्रेस ने भी अपना एजेंट बनाया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना एजेंट बनाया था। इंडिपेंडेंट्स को किसी एजेंट को नहीं दिखाना है, वो एक अलग से बात है। चलिए, मैं बाकी अगर आप छोड़ भी दें तो कांग्रेस का एजेंट जो बनाया है पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए और कांग्रेस के वोट कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जाए और उनका एजेंट जो है वो बोले नहीं, वो तो चांस नहीं है। नहीं, वो नामुमकिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा ऐसा एजेंट था कि जिसने वोटों को देखने के बाद भी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े, वो बोला नहीं? एक चीज। दूसरी बात, 3 वोट जो इनवैलिड हुए, किसी एजेंट ने, मैं इंडिपेंडेंट्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, किसी एजेंट ने अगर वो वोट देखे हों जो इनवैलिड है, तो एजेंट ने उसी टाइम पे क्यों नहीं बोल दिया कि आप इनवैलिड वोट डाल रहे हो? जी तो क्योंकि ये टोटल 7 वोट ऐसे, और 1 वोट के ऊपर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कटघरे में है ही। बाकी 7 किसने डाले किसने नहीं डाले वो कोई कह नहीं सकता, सीक्रेसी है। लेकिन कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 वोट पे तो घिरी है, जो ओबराय साहब को 31 वोट पड़ गए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की स्ट्रेटेजी इतनी कमजोर थी कि उनको नहीं पता था कि ओबराय साहब को सिर्फ 30 ही वोट डालने हैं, 31 वोट नहीं डालने हैं, 1 वोट जाया होगा? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन एजेंट जिनको दिखा के वोट डाले गए ओबराय साहब को 31, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे आंसर मांगा? आज उमर साहब कहते हैं कि पता नहीं पीडीपी ने वोट डाल दिया होगा, इंडिपेंडेंट ने डाल दिया होगा, कांग्रेस ने डाल दिया होगा। अपना गिरेबान क्यों नहीं झांकते हो? आप 7 वोटों को छोड़िए, ओबराय साहब को एक्स्ट्रा जो वोट पड़ा है वो तो आपके एजेंट ने अप्रूव करके डलवाया है। जी और बाकी बात है कि ये वोट जितने एक्स्ट्रा पड़े भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के लिए भी हो सकते हैं, मोदी जी की पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये उमर साहब की
गवर्नमेंट की जिस तरीके से वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जिस तरीके से वो पार्टी को चला रहे हैं, उसकी नाराजगी के तौर के ऊपर भी ये वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन जिसके ऊपर उनको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन स्टेटहुड की जो बात है, जो उमर साहब बार बार कहते हैं, आपने बता ही दिया कि उमर साहब बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो उनके इख्तियार में हैं। सर, उमर साहब ने जो वादे किए, वो सिलेंडर भी था, वो राशन भी था, वो बिजली भी थी, वो तो बहुत से वादे किए थे। सर, एक चीज़ ये बता दीजिएगा, इन वादों को पूरा करने में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार कितनी मुदाखलत कर सकती है चुनी हुई सरकार को रोकने के लिए कि वो वादे ना पूरे हों? देखिए, बिल्कुल कोई रोल नहीं है उसमें एलजी साहब का और कोई रोल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो इन्होंने वादे पूरे किए थे, वो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। अगर सड़कें बनानी है तो सड़कें किसने बनानी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी? नेशनल हाईवे के अलावा बाकी सारी सारी सड़कें तो इन्होंने बनानी है। हॉस्पिटल्स किसने चलाने हैं? वो तो इन्होंने चलाने हैं। डॉक्टर किसने अपॉइंट करने हैं? इन्होंने करने हैं। पैरामेडिकल किसने अपॉइंट करने हैं? इन्होंने करने हैं। जो बच्चों को रेगुलराइज करना है वो इन्होंने करना है। जो लोग लोगों की भलाई के काम होते हैं, चाहे वो बिजली के बिल का काम होगा, चाहे वो यूथ को नौकरियां देने की बात होगी, ये सारे के सारे काम जो है उसका इख्तियार यूटी गवर्नमेंट के पास है। इसमें एलजी साहब की दखलंदाजी नहीं है। लेकिन आज तक 1 साल हो गया। अब अनफॉर्चुनेटली उसमें पहलगाम का इंसिडेंट होने के बाद टूरिज्म जो है वो डाउन हो गया कश्मीर में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है वो अभी तक मेंटेन नहीं हो पाया। आज भी टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में नहीं है। हालांकि मौसम वहां पे जबरदस्त चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके टूरिस्ट नहीं आता है। उसके लिए भी मेरे हिसाब से उमर साहब जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मेजरली रिस्पॉन्सिबल है कि पहलगाम के होने के बाद जब हालात बाकी सब जगह पे नॉर्मल हो गए, तो कश्मीर में हालात को नॉर्मल करने के लिए उमर साहब की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। उमर साहब की गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट ऐसी हुई हो कि जिससे टूरिस्ट को वापस कश्मीर में लाया जा सके, जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉस्मेटिक है कि 2 बार उमर साहब जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं, 2-4 बार उनके मंत्री चले जाते हैं, कहीं पे मीटिंग कर लेते हैं दूसरी स्टेट्स में जाके, और ये सोचते हैं कि उससे टूरिस्ट वापस आ जाएगा। आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ किया ही नहीं। और अगर टूरिज्म को वापस कश्मीर में लाना था तो ये एक जॉइंट और कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए थी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करना था। बिल्कुल। आपने अपोजिशन पार्टीज को अपना दुश्मन मान लिया। आपने भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लिया कि हाँ, ये हमारे दुश्मन हैं, हमने इनके साथ बैठना ही नहीं है। तो वो सारी मुसीबत जो है वहीं से खड़ी हो जाती है। उमर साहब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उमर साहब के फाइनेंसेस को चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी, जिसको नॉलेज और एक्सपीरियंस हो फाइनेंस को चलाने के लिए, वो है नहीं। उसका रिजल्ट ये होता है कि स्टेट की अपनी रेवेन्यू जनरेशन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल डिप कर गई है। और जब आपकी अपनी रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी बेनिफिट जो है पब्लिक को कहां से दोगे। आप हर चीज के लिए आप चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स लिमिटेड होते हैं और उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। बाकी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो स्टेट्स करती हैं, यूनियन टेरिटरीज करती हैं, जिनको खुद अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है। वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई एफर्ट जो है वो उमर साहब की साइड से नहीं हो रही। अब ये लगता ये है कि गवर्नमेंट में बैठे जरूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए जो जील चाहिए वो उमर साहब में जो है वो बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उमर साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। उस टाइम पे उनके काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट था। इस बार उनके काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। और इस बार जिस तरह से वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, मुझे लगता है कि जिन लोगों को साथ रख के वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी चीज मैं आपको सिर्फ एक साइड पे ये बात कह सकता हूं, ये तो कोई नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी को किसने वोट दिया है, जी, तो सीक्रेसी है जी, कि कौन से 4 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पॉजिटिव पड़े, कौन से 3 वोट हैं जिन्होंने अपने आप को जाया कर दिया। हालांकि 1 वोट के बारे में हमारे को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक्स्ट्रा आया है। साइकोलॉजी ये कहती है सर कि
जो चोर होगा वो अपनी चोरी को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा शोर करेगा। तो जो आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे साइकोलॉजी के हिसाब से, जो हो सकता है कि जिन्होंने वोट डाले हों। तो उमर साहब को देखिए, ये पुरानी नीति है कि कोई भी राजा तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके वजीरों की सिलेक्शन बेटर न हो। आप अपने मिनिस्टर्स की सिलेक्शन में अगर आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप सोचो कि गवर्नमेंट अच्छी चल जाए, वो नहीं होगा। इशारा किस तरफ है सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर्स उमर साहब के should be concerned about giving the benefits to the public instead of abusing the opposition। जो गाली गलौज के ऊपर जो है वो मंत्री होके आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें हताशा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर एलिगेशन जब लगती है कि करप्शन हो रही है कहीं पे, तो उसके बाद गाली गलौज बढ़ जाती है। अब गालियां निकालने से दूसरी पार्टीज को या अपोजिशन को आपको लगता है कि आप चुप करवा सकते हो, तो ये राजनीति का ये रूप जो है ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आता, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की रियासत को जो है वो बिल्कुल नीचे ले जाएगा। इशारा डिप्टी सीएम की तरफ है सर? इशारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ है, इशारा उन लोगों की तरफ, बाकी मंत्रियों की तरफ भी है जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन अगर आपके ऊपर कोई तनकी करती है तो वो आपको समझाने के लिए है कि ये काम गलत हो रहा है, ये करप्शन यहां पे हो रही है, इसको आप प्लग इन करिए। अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं है तो गाली निकालने से काम नहीं होगा। आप हुकूमत में रहते हुए अगर इस तरह की तैश कलामी करते हो तो इसका मतलब है कि आपसे काम ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो काम करने वाला है उसको इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लेकिन सर एक काम तो किया उमर साहब ने, जो दरबार मूव हुआ, आपने देखा कितना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ जम्मू में जहां उम्मीद कम थी। जी। तो दरबार मूव और उसके बाद उमर साहब का वेलकम यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी कुछ है बैकफुट पे? नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि दरबार मूव जो है वो उमर साहब ने करवा दिया है, जिसका क्रेडिट उमर साहब को मिलना चाहिए? क्या दरबार मूव जो है वो हो सकता था एलजी साहब की कंसेंट के बगैर? देखें, आप समझने की कोशिश कीजिए। उमर साहब की दरबार मूव करवाने के लिए कैबिनेट की तरफ से सिफारिश की, उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना जो है वो एलजी साहब का काम है। अब एलजी साहब इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की, तो एलजी साहब की मर्जी से ही तो दरबार मूव हुआ है, तो इसमें क्रेडिट लेने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कहां है? दरबार मूव जब रोका गया था वो एक डिफरेंट हालात में जो है वो रोका गया था। अब हालात अगर बेहतर होते हैं तो लोगों को आपस में मिलना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरबार मूव के कदम का आप खैर मकदम करते हैं ना सर? देखें, ऐसा है, दरबार मूव जो है जब रोका गया था तब उसको रोकने की जरूरत थी, शिद्दत से जरूरत थी उसकी। अब जब दरबार मूव को रिवाइव किया गया है तो मुझे लगता है, ये मेरा अपनी ओपिनियन है, कि दरबार मूव का रिवाइवल जो है वो बदले हुए हालात में जो है वो आज के दिन में जस्टिफाइड है। ये आगे कितनी देर तक जस्टिफाई रह सकता है ये आने वाले दिनों में हमारे को पता चलेगा जी। ये सेशन जो है, ये जो सीजन है सर्दियों का जिसमें दरबार मूव यहाँ पे रहेगा, इसमें किस तरह के हालात बनते हैं, इसमें लोगों को कितना बेनिफिट होता है, दोनों खित्तों के लोगों को, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले वक्त के ऊपर जो है क्या दरबार मूव को चलते रहना चाहिए या वापस रोकने की जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो है इस तरह की चीजें होती हैं, ये देखने के लिए कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन ये कोई कहना कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई बहुत बड़ी जीत हो गई या उनका स्वागत हो गया, चीफ मिनिस्टर है, स्वागत हो गया तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन बगैर भारतीय जनता पार्टी की कंसेंट के, बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कंसेंट के दिए हुए ये दरबार मूव नहीं हो सकता था। तो इसके लिए ये समझना चाहिए ये किसी एक आदमी की जो है वो एफर्ट नहीं है, किसी एक पार्टी का डिसीजन नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू और कश्मीर में हर जगह ये कहती हुई नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही है, स्टेट नहीं मिल रही है, स्टेट मिलेगी तो बहुत सारे काम होंगे। लेकिन
आज की बातचीत में आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो आम लोगों की ज़रूरियात के काम हैं, आम लोगों की बेनिफिट के काम हैं, आम लोगों तक मराहत पहुंचाने के काम जो सरकार कर सकती है, उसके लिए ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं बाधा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट यूनियन टेरिटरी की सरकार ने ही वो काम करना है। ये अलग बात कि इस बार 1 साल की सरकार में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो डिलीवर कर सकते थे, जो करना चाहिए था, वो करने में नाकाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।